हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किताब, जैसा कि मैंने बोला था, जूठन। और आज से हम शुरुआत करते हैं। इसका हम पहला पार्ट बना चुके हैं, पहला एपिसोड, जिसमें इस किताब के बारे में जो कहानी है लेखक ने बताई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और जो दलितों का जो दंश जो बताया गया उस टाइम पे, किस प्रकार से दलितों को, वो खास कर से जो सबसे नीची जाति है, जिसे हम बोलना तो नहीं चाहिए, वाल्मीकि बोलते हैं या भंगी समाज बोलते हैं, उनको किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, इस कहानी में देखते हैं। आपका दिल दहल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं कि हमारा परिवार चंद्रभान तगा के घेर से सटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जोहड़ का स्त्रीलिंग थी, जिसने चूहड़ों के बगड़ और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। यहाँ चूहड़ का उपयोग हुआ, जो उत्तर प्रदेश में एक जाति होती है, यहाँ वाल्मीकि बोलते हैं, वह चूहड़ बोलते हैं। जोहड़ी का नाम डब्बोवाली था। डब्बोवाली नाम कैसे पड़ा, यह कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि इस डब्बोवाली जोहड़ी का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक ओर तगाओं के पक्के मकानों की ऊंची दीवारें थी, जिनसे समकोण बनती हुई जेबरियों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थीं। उसके बाद फिर तगाओं के मकान थे। जोहड़ी के किनारे पर चूहड़ों के मकान थे, जिनसे पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बोवाली के किनारे खुले में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ठेठ भाषा का यूज हुआ है, तो आप माइंड कर सकते हैं। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघटे ओढ़े दुशाले ओढ़ इस सार्वजनिक शौचालय में निर्वृत्ति पाती थीं। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बोवाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़ कर बैठ जाती थीं। इसी तरह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर भी सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नग्न अधड़ बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था कि वातावरण में जिसमें बचपन बीता, इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़े तो उनकी राय बदल जाएगी। उसी बगल में हमारा मकान रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, 1 ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई ना कोई काम करते थे। किसी भी 2 जून की रोटी ढंग से नहीं चल पाती थी। तगाओं के घर में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी, सभी काम करते थे। ऊपर से रात बेरात बेगारी करनी पड़ती। बेगार के बदले कोई अनाज या पैसा नहीं मिलता था। बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाली गलौज, प्रताड़ना, नाम लेकर पुकारने की आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो ओ चोड़े बराबर, या उम्र में छोटा हो तो अबे चोड़े के, इसी तरीका का संबोधन था। तो इस प्रकार से जो बताया गया है। आगे है अस्पष्टता का माहौल कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को छूना बुरा नहीं लगता था, लेकिन यदि चूहे का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंक दो। आगे लिखते हैं, हमारी मोहल्ले में एक ईसाई आते थे, नाम था सेवक राम मसीही। चूहड़ों के बच्चों को घेर कर बैठ जाते थे, पढ़ना लिखना सिखाते थे,
सरकारी स्कूल में तो कोई घुसने नहीं देता था, सेवक राम महिषी के पास सिर्फ मुझे ही भेजा जाता था। भाई तो काम करते थे, बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। तो उस समय पे जब जो भाई काम करते थे लड़के, तो बहन को स्कूल भेजने का काम ही नहीं था, मतलब सवाल ही नहीं उठता है। मास्टर सेवक राम महिषी के खुले बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया। एक दिन सेवक राम महिषी और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय गए थे, जो कक्षा 5 तक था। वहाँ मास्टर हर फूल से थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ाकर कहा, मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जाएगी जो मारे इस जाकत बच्चा को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का यूज हुआ है। मास्टर हरफूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा। पिताजी अगले दिन फिर गए। कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल गया। उन दिनों देश में आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। स्कूल के द्वार अछूतों के लिए खोलने शुरू हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, फिर भी वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। त्यागियों के बच्चे चूहड़े कर आते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुरक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बबेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो हम एक आदर्श मास्टर की जो कल्पना करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत एक घटना थी, और ये अभी भी होता है, मैं बताऊं आगे। तो लिखते हैं कि मेरी कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति से चमार था और सुखन सिंह जीवर। राम सिंह के पिताजी और माँ खेत में मजदूरी करते थे। सुखन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर छलता रहा। बड़ला गांव में कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को तगा भी कहते थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकले तो फप्तियां सुननी पड़ती थी। ऐसी फप्तियां जो बुझे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओ तो साथ के लड़के कहते थे, अबे चूड़े का नए कपड़े पहनकर आया है। मैले पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते, अबे चूड़े का दूर हट, बदबू सा आ रही है, मतलब बदबू आ रही है, ऐसा बोलते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, हिंदुओं के लिए जो मुसलमान त्यागी भी थे वो भी उनके साथ छुआछूत वो सेम व्यवहार था, डिफरेंट नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो घटनाएं हुई थी, तो अगर मैं बात करूं जो उन्होंने कहानी में बताई थी पहले, तो वो बोलते हैं कि एक अछूत हिंदुओं के लिए भी अछूत है, मुसलमानों के लिए भी है और पारसियों के लिए भी एक अछूत है। अजीब हालात थे, दोनों ही स्थितियों में अपमानित होना पड़ता था। चौथी कक्षा में थे, मास्टर विशंबर सिंह की जगह कालीराम आ गए थे।
उनके पास एक और मास्टर आए थे, मतलब उनके साथ एक और मास्टर आए थे। उनके आते ही हम तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए थे। बात बेरात पर पिटाई हो जाती थी। राम से तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन से और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफी कमजोर और दुबला पतला था उन दिनों। सुखन सिंह के पेट पर पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया, जिससे हर वक्त पीप बहती रहती थी। कक्षा में वह कमीज ऊपर की तरफ इस तरह मोड़कर रखता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर था, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन सिंह को पीटते समय उस फोड़े पर ही एक घूंसा जड़ दिया। सुखन सिंह की दर्दनाक चीख निकली। फोड़ा फूट गया था। उसे तड़पता देख मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था, ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्द बे शब्द कर दूं तो हिंदी की अभिजातता का धब्बा लग जाएगा। क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने नाक भौं सिकोड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता और गाली। अध्यापकों का आदर्श रूप तो मैंने देखा, वह अभी मेरी स्मृति से मिटा नहीं कि किस प्रकार का अध्यापक का आदर्श रूप था। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे भी तमाम शिक्षक याद आते हैं जो माँ बहन की गालियां देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर पर बुलाकर उन्हें बाह्यतपन करते थे। एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहे का है? मास्टर का दूसरा सवाल। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाने, पत्तों बाड़ी झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। मास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए, बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अटक गया और मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी मैं घर में भाइयों का मैं लाड़ला था। तो इस प्रकार की उनके साथ घटना हुई। और इसी प्रकार के सेम राजस्थान में पिछले साल इसी महीने में, अगस्त जुलाई के महीने में, एक बच्ची ने घड़ा छू लिया था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तो चेंज नहीं हुआ है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठूंगा। तीसरे दिन कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर उनकी धार चली। अब यहाँ पर जो ठेठ लैंग्वेज का यूज हुआ, गाली का भी यूज हुआ, इसमें लिखा है, अबे ओ चूहे के मादरचोद कहाँ घुस गया? अपनी माँ का। उनकी धार सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मस्सा वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन
दबोच ली थी। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कई भेड़िया बकरी के बच्चों को दबोचकर उठा लेता है। बाहर से जाकर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लाकर पटका। चीख कर बोले, जा पूरे मैदान में झाड़ू लगा, नहीं तो गौड़ में मिर्ची डाल के स्कूल के बाहर कर दूंगा, मतलब निकाल दूंगा। अब माफ़ करना, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह उसके पत्ते सूखकर झड़ने लगे थे, सिर्फ बची हुई थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपाकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहराई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक से स्कूल के पास गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठर गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं भड़क पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी क्यों रो रहे हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? मेरी हिचकियां बन गई थी। हिचक कर पूरी तरह पिताजी को बता दी। 3 दिन से झाड़ू लगा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ में झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी, चीखने लगी। कौन सा मास्टर है जो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाए है? पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेड मास्टर के साथ सभी मास्टर आ गए थे। कालीराम मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, उसे मैं कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेड मास्टर ने तेज आवाज में कहा, ले जा यहाँ से, चूड़ा होके पढ़ाने चला है, जा जा, नहीं तो हर गुण तोड़वा दूंगा, मतलब हाथ पांव तोड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते मास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए यह चूहे का यही पड़ेगा इसी मदरसे में, और यूं ही नहीं इसके बाद और भी आवेगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था मास्टर के त्यागी मास्टर कालीराम को इस हरकत पर उसे शर्मिंदा होंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। जिसका दरवाजा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज कर? या कौवा से कभी हंस बन सके, मतलब कौवा से कभी हंस बन सके तो अनपढ़ गवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल नहीं होती। अबे चूहे की जाकत को झाड़ू लगाने का को कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया? या फिर झाड़ू लगवाई है द्रोणाचार्य की तरह गुरु दक्षिणाओं में अंगूठा तो नहीं मांगा, आदि आदि। तो इस प्रकार से तो उन्होंने मतलब और लोगों को जब ये बात बताई तो सभी ने उनका क्या विरोध किया। आगे लिखते हैं उनके पिताजी के बारे में कि पिताजी थक हार कर निराश लौट आए, बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पिता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे। मेरे पिताजी सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सगवा से त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अबे छोटन क्या बात है, तगड़े ही तगड़े आ लिया। चौधरी साहब तुम तो कहो
तेज सरकार ने चूड़ों चमारों को, जागतों बच्चों को मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं और यहाँ वो मास्टर मेरे इस हरकत को पाने के बजाय क्लास से बाहर लाके दिन भर झाड़ू लगवाए हैं। जब यूं दिन भर मदरसे में झाड़ू लगावेगा तो अब तुम ही बताओ पड़ेगा कब। इस प्रकार से उन्होंने उस प्रकार की लोकल लैंग्वेज में बोला। पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े हैं? चौथी। हमारे महेंद्र की क्लास में ही ना? उत्तर था जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र ना कर मदरसे में इसे भेज देना। अगले रोज डरते डरते मैं स्कूल पहुंचा। डरा कक्षा में बैठा रहा। हर एक क्षण लगता था कि अब मास्टर आया। जरा सी आहट पर दिल घबराने लगता था। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन कानीराम हेडमास्टर को देखते ही रूह कांप जाती थी। लगता जैसे सामने से हेडमास्टर नहीं, कोई जंगली सुअर थुतनी उठाए हुए चिड़चिड़ा चला आ रहा है। गेहूं की फसल कटते वक्त मोहल्ले के सभी लोग तगाओं के खेतों में गेहूं काटने जाते थे। तपती दोहरी में गेहूं चना बहुत कष्टप्रद और कठिन था। सिर पर बरसती धूप, नीचे तपती जमीन, नंगे पांव में कटे पौधों की जड़ें शूल की तरह तलवों में चुभती थी। उससे ज्यादा भी चुभन होती थी सरसों और चने की जड़ों में। चना काटने में एक कठिनाई और थी। चने की पत्तों पर खटाई होती थी जो काटते समय पूरे शरीर पर चिपक जाती थी। नहाने पर भी कम नहीं होती। कटाई करवाने अधिकतर चूड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़ा सिर्फ नाम भर के थे। पाँव में जूता होने का तो सवाल ही नहीं होता था। नंगे पाँव फसल काटने तक बुरी तरह घायल हो जाते थे। फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती थी। मजदूरी देने में ज्यादातर तगाव कंजूसी बरतते थे। काटने वालों को मजदूरी थी, मतलब कटवाने वालों की मजदूरी थी। जो भी मिलता थोड़ी बहुत ना नुकर के बाद घर लेकर लौट आते। घर आकर कुड़ते रहते और तगाओं को कोसते रहते, लेकिन भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता था। हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठकें होती थी। 16 पुरी पर एक पुणे महतना देने की कसमें खाई जाती थी, लेकिन कटाई शुरू होते ही बैठकों के तमाम फैसले कस्बे हवा हो जाते थे। 21 पुली पर एक पुली मजदूरी मिलती थी। एक पुरी में 1 किलो से भी कम गेहूं निकलता था। भरी से भरी पुरी में 1 किलो गेहूं नहीं निकलता था, यानी दिन भर की मजदूरी 1 किलो गेहूं से भी कम। कटाई के बाद बैलगाड़ी या झोटा झुग्गी भैंसा बुग्गी में लदाई उताई अलग से, उसका कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। देर सवेर खलिहानों में बैल हाँकने पर ही बेगार सभी को करनी पड़ती थी। उन दिनों गेहूं सफाई की थ्रेसर नहीं हुआ करते थे। बैलों को गोलाई में घुमा घुमा कर गेहूं के पौधे को भूसा की शक्ल में बदला जाता था। फिर भूसे से गेहूं छाछ के हवा में उड़ाकर अलग किए जाते थे। यह काफी लंबा और थका देने वाला काम था, जिसे अधिकतर चमार या चूड़े ही करते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।